नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उन्नाव रेप केस, सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर पीड़िता ने दी प्रतिक्रिया। अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ खड़ी होती तो यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। पीड़िता बोली, मैं सीबीआई से बात करूंगी और पूछूंगी कि आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफ सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर पीड़िता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ खड़ी होती तो यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। हम लोगों की जीत होती और उनकी हार होती। अभी उनके चेहरे और परिवार में खुशियां हैं। उनके यहाँ पटाखे दग रहे हैं। सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूंगी और पूछूंगी कि आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। यूपी वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम बाहर होंगे। माइग्रेशन, मौत और डुप्लीकेट की वजह से बड़ी कटौती। 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो गई। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के कुल 15.44 करोड़ वोटर लिस्ट में से 2.89 करोड़ नाम हटाए जाएंगे, जो कुल वोटर्स का करीब 19% है। हालांकि एसआईआर की समय सीमा को 2 बार बढ़ाया गया था, लेकिन इसके बावजूद 2.89 करोड़ वोटरों की पूरी जानकारी जमा नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर 2025 को जारी होगी। संबलपुर प्रवासी मजदूर की हत्या पर सियासी संग्राम। ममता बनर्जी बोली, बंगाली भाषा बोलना कोई अपराध नहीं है। प्रवासी मजदूर की हत्या पर ममता का बीजेपी शासित राज्यों पर हमला। ओडिशा के संबलपुर जिले में पश्चिम बंगाल के 30 वर्षीय प्रवासी मजदूर जुएल राणा की कथित हत्या के बाद मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। घटना 24 दिसंबर को पीढ़ी को लेकर हुए एक विवाद के बाद हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बताया कि इस मामले में सूती थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के लिए बंगाल पुलिस की एक टीम ओडिशा भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के सूती इलाके के एक युवा प्रवासी मजदूर को 24 दिसंबर को संबलपुर में फिर से पीट कर मार डाला गया। उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर डर के कारण घर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने और पीड़ितों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि बंगाली भाषा बोलना कोई अपराध नहीं है। बीएसएफ पर आरोप, 14 भारतीयों को जबरन बांग्लादेश भेजा गया। बांग्लादेश पुलिस का दावा, दर्शना बॉर्डर से 14 भारतीयों को धकेला गया। जबरन बांग्लादेश भेजे गए लोगों में 6 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 बच्चे शामिल। बांग्लादेश की पुलिस ने दावा किया है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश के चुआडांगा में दर्शना सीमा के रास्ते 14 भारतीय लोगों को जबरन बांग्लादेश भेज दिया है। पुलिस के दावे के मुताबिक इन लोगों को शुक्रवार दोपहर दर्शना सीमा पर स्थित मौजूद एक जगह से बांग्लादेश भेज दिया गया। जिन 14 लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजा गया उनमें से 6 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 बच्चे हैं। दर्शना पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मेहदी हसन ने मीडिया को बताया कि ये सभी अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की हिरासत में हैं। मेहदी हसन ने बताया कि उन्हें वापस भेजने की कोशिश की जाएगी या उन पर अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करने का आरोप लगाया जाएगा और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। स्थानीय पत्रकार फैजर चौधरी ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि घुसपैठ करने वाले समूह के एक सदस्य ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर को जब वे खाना पका रहे थे तब बीएसएफ के जवान उन्हें अपने साथ ले गए। फैजर चौधरी के मुताबिक इन लोगों का कहना है कि बाद में उन सभी के भारत की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए और उन्हें बांग्लादेश की सीमा पर धकेल दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, रूस के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए रविवार को ट्रंप से करेंगे मुलाकात। जेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिका की मध्यस्थता वाले पीस प्लान और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए अलग अलग प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहते हैं। यह प्लान उस प्लान से पूरी तरह अलग था जिस पर रूस अमेरिका से वार्ता कर रहा था। रूसी अधिकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए वह रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिका की मध्यस्थता वाले पीस प्लान और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए अलग अलग प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने कहा है कि यह प्लान उस प्लान से पूरी तरह अलग था जिस पर रूस अमेरिका से वार्ता कर रहा था। कांग्रेस की CWC बैठक के बीच दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने खड़ा किया विवाद।
सिंह ने बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की। कांग्रेस नेता ने 1990 के दशक की मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की। कांग्रेस के अंदर की फूट शनिवार को खुलकर सामने आ गई जब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पोस्ट में जो कुछ लिखा है उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कई लोग इसे कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक सीधा संदेश भी मान रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पार्टी ने अपनी कार्य समिति यानी CWC, जो उसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, की बैठक की, इसी बीच दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट कई सवाल उठा रहा है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने 1990 के दशक की मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की जब वह सिर्फ एक आम कार्यकर्ता थे। इस पुरानी तस्वीर में युवा मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी के पास फर्श पर बैठे दिख रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं। इस तस्वीर को सिंह ने प्रभावशाली बताया। यह तस्वीर गुजरात में 1996 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ली गई थी। दिग्विजय सिंह ने की PM मोदी की फोटो और RSS की तारीफ। सिंह बोले, कैसे एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो कभी फर्श पर बैठता था, RSS बीजेपी संगठन में आगे बढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। सिंह ने अपने पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया। अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो कभी फर्श पर बैठता था, RSS बीजेपी संगठन में आगे बढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। सिंह ने लिखा कि मुझे यह तस्वीर क्योरा पर मिली, यह बहुत प्रभावशाली है। कैसे एक RSS का जमीनी स्वयं सेवक और जनसंघ बीजेपी कार्यकर्ता जो कभी नेताओं के पैरों के पास फर्श पर बैठता था, एक राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया। यही संगठन की ताकत है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने अपनी इस पोस्ट में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसदों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सोशल मीडिया हैंडलों को भी टैग किया। बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इससे पहले लोकसभा सांसद शशि थरूर द्वारा PM मोदी और केंद्र की नीतियों की बार बार की गई तारीफें पहले ही कांग्रेस और केरल के वरिष्ठ नेता के बीच तनाव का केंद्र बनी हुई हैं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लिया आड़े हाथ। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी बोली, क्या राहुल गांधी हिम्मत दिखाएंगे और दिग्विजय सिंह के चौंकाने वाले सच के बम पर रिएक्ट करेंगे। बीजेपी ने तुरंत दिग्विजय सिंह के पोस्ट को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने ट्वीट कर लिखा कि क्या राहुल गांधी हिम्मत दिखाएंगे और दिग्विजय सिंह के चौंकाने वाले सच के बम पर रिएक्ट करेंगे, जिसने पूरी तरह से यह बेनकाब कर दिया है कि कांग्रेस का पहला परिवार कैसे बेरहमी से पार्टी को तानाशाही तरीके से चलाता है और यह कांग्रेस लीडरशिप कितनी ऑटोक्रेटिक और अलोकतांत्रिक है। हालांकि जैसे ही दिग्विजय सिंह की टिप्पणियों से विवाद बढ़ा तो सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठनात्मक ढांचे की तारीफ की थी और वह बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने एक हफ्ते पहले भी किया था ऐसा ही पोस्ट। सिंह ने पोस्ट में लिखा था कि राहुल गांधी जी कृपया कांग्रेस को देखें, जैसे चुनाव आयोग सुधारों की जरूरत है वैसे ही कांग्रेस को भी है। दिग्विजय सिंह। बता दें कि दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। एक हफ्ते पहले भी उन्होंने कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक सुधारों की मांग की थी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें मनाना आसान नहीं है। सिंह ने लिखा कि राहुल गांधी जी कृपया कांग्रेस को देखें, जैसे चुनाव आयोग को सुधारों की जरूरत है वैसे ही कांग्रेस को भी है। आपने संगठन बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन हमें ज्यादा प्रैक्टिकल विकेंद्रीकृत कामकाज की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है। कांग्रेस की CWC की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे ने कहा कि मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकार गंभीर खतरे में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों का जिक्र किया जिन्हें सरकार को मजबूत विरोध के बाद आखिरकार वापस लेना पड़ा था। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि चुनावी सूचियों का विशेष गहन संशोधन लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची समझी साजिश थी। खड़गे ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है
जब लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकार गंभीर खतरे में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की भी निंदा की और कहा कि पूरा देश इस पर चिंतित है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों द्वारा क्रिसमस समारोहों पर हमलों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा है और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को खराब किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस 5 जनवरी 2026 को मनरेगा बचाओ विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। मनरेगा को रद्द करने से लोग गुस्से में हैं, सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। खड़गे वीबी रामजी, यह बिना किसी सलाह के लिया गया एक तरफा फैसला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे जानकारी दी कि पार्टी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी रामजी एक्ट 2025 को रद्द करने की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में हमने 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव लिया है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया काम का अधिकार है और इसे गरीबों को तपाने के लिए रद्द किया गया है। मनरेगा को रद्द करने से लोग गुस्से में हैं, सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। राज्यों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ेगा। यह बिना किसी सलाह के लिया गया एक तरफा फैसला है। बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर नया विवाद, प्रक्रिया पर उठे सवाल। बिना सुनवाई के ही नाम कटने का डर, चुनाव आयोग की भूमिका पर आरोप। ईआरओ की जगह वोटरों को सॉफ्टवेयर से भेजे गए नोटिस, राज्य सिविल सेवा अधिकारी एसोसिएशन का आरोप। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर योग्य मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है, वो भी बिना किसी सुनवाई के ही। इस तरह की खबरें इस समय चर्चा में बनी हुई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट से नाम कटने वाले संदिग्ध वोटरों की सुनवाई का मौका तो दिया है, लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ऐसे मामलों के लिए नियम है कि ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने, पड़ताल करने और वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं, यह तय करने का अधिकार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के पास है। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि यह काम ईआरओ के नाम पर चुनाव आयोग खुद कर रहा है। ऐसे मतदाताओं को ईसी के सॉफ्टवेयर से खुद ब खुद नोटिस भेजे जा रहे हैं और इसमें ईआरओ कुछ नहीं कर सकते। बंगाल में ईआरओ को दरकिनार कर चुनाव आयोग भेज रहा नोटिस, राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों की एक एसोसिएशन ने उठाया मुद्दा। एसोसिएशन ने बुधवार को राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ने शनिवार से सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें तय होगा कि लाखों लोगों के नाम लिस्ट में रहेंगे या नहीं। लेकिन इस बीच राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों के एक एसोसिएशन ने बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम से खुद ब खुद बड़े पैमाने पर नाम कट सकते हैं और इसके लिए ईआरओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि वे नोटिस बनाने में शामिल ही नहीं है। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बुधवार को राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ मनोज अग्रवाल को चिट्ठी लिखी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऑफिस को भी भेजी गई। चिट्ठी में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम खुद ब खुद कट रहे हैं और इसमें ईआरओ की कानूनी भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अनुसार अगर किसी वोटर की योग्यता पर शक हो तो सिर्फ ईआरओ ही नोटिस जारी कर सकता है। ईआरओ ही फैसला करता है कि नाम कटेगा या नहीं, लेकिन एसआईआर में चुनाव आयोग का सेंट्रलाइज्ड पोर्टल खुद नोटिस बना रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत शनिवार 27 दिसंबर से सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुई। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पहले चरण में करीब 32 लाख ऐसे अनमैप्ड वोटर्स को बुलाया गया। 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत शनिवार 27 दिसंबर से सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य भर में 3,234 केंद्रों पर लोग अपनी पहचान साबित करने के लिए लाइन में लगे दिखे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पहले चरण में करीब 32 लाख ऐसे अनमैप्ड वोटर्स को बुलाया गया है जो 2002 की चुनावी सूची से अपना लिंक साबित नहीं कर पाए हैं। इस चरण की निगरानी के लिए 4,500 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और सुनवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई। वोटर्स पहचान और पते के सबूत के तौर पर आधार सहित 12 मान्यता प्राप्त दस्तावेजों में से कोई भी जमा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि आधार कार्ड को अकेले दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने
16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी, जिसमें 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.